किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ये बीपीटी का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जैसे ट्रायंगल एबीसी है तो बीसी के पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? जब दो लाइन को चाहे जितना बढ़ाया जाए, पूरी ज़िंदगी चाहे बढ़ाया जाए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, उन्हें पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो बीसी के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच देंगे तो AB और AC को कहीं ना कहीं काटेगी वो लाइन। तो जिस पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यदि मान लो AD = 2 है, DB = 4 है, A = 3 है, EC = 6 है, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है। लेकिन इसका रेशियो निकालें तो 2/4 तो 1/2 हो जाएगा, और इसका रेशियो निकालें तो 3/6 तो 1/2 हो जाएगा। तो दोनों रेशियो सेम हैं, अर्थात AD/DB की वैल्यू भी 1/2, AE/AC की वैल्यू भी 1/2। यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींच देंगे तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। बोलो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट सर, एक लाइन के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए। किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल यदि एक लाइन खींच दी जाए तो रिमेन्स टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी, किसी न किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वे दोनों पॉइंट क्या करते हैं? सेम रेशियो में डिवाइड, उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। आप बोलो आयुष। सर, एक ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन खींच दी जाएगी और उससे जो एक जो निकलेगी वो किसी न किसी एक पॉइंट पे डिवाइड करेगी। हाँ, यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल लाइन खींच दी जाए तो दो साइड को काटेगी कहीं ना कहीं। जिन दो पॉइंट पर काटेगी वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बैठ जाओ। आप बोलो आदित्य। If a line drawn in parallel to one side of the Triangle. one side to intersect other two sides, then the other two sides will be divided in same ratio. ठीक है, आप बोलो। एक ट्रायंगल के पैरेलल एक लाइन खींच दी जाए तो एक जगह दो साइड किन्हीं दो पॉइंट पर काटेगी, दो पॉइंट पे काटेगी। तो जिन दो पॉइंट पे काटेगी वो दोनों पॉइंट सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं उन दोनों साइड को। ठीक है, आप बोलो। रिमेन्स टू साइड को किसी न किसी पॉइंट पर वे काटेगी। तो जिस पॉइंट पर काटेगी वे पॉइंट क्या करते हैं? सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं दोनों साइड को। आप बोलो। सर, एक ट्रायंगल के एक साइड पे पैरेलल लाइन खींची, उसमें एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दिया। रिमेन्स टू पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगी किसी न किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट को एक रेशियो में डिवाइड होते हैं। तो वे दो जो पॉइंट होंगे तो वे दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, यदि मान लो, सुनो, बैठ जाओ, AC के पैरेलल, सुनो, AC के पैरेलल भी लाइन खींच देंगे यदि, तो BC और AC को काटेंगे कहीं ना कहीं, तो ये दोनों पॉइंट भी इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। यदि मान लो AB के पैरेलल लाइन खींच दिए तो AC और BC को कहीं ना कहीं काटेंगे, तो जिस पॉइंट पर काटेंगे वे दोनों पॉइंट इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो कॉमन रूल से क्या बोला गया? किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींच दी जाए तो रिमेन्स टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट था। इसको आप लिखते हैं गिवन में। पहले स्टेटमेंट लिख चुके हैं ना? सर, हमें पेपर में स्टेटमेंट भी लिखना है। हाँ, स्टेट एंड प्रूफ BPT लिखा रहता है, स्टेट एंड प्रूफ BPT। सुनो, अब देखो यहाँ ट्रायंगल हम इधर बना लिया समझने के लिए, इधर कुछ मिटाएंगे। अब ABC है और BC के पैरेलल लाइन खींचे हैं DE। ठीक है, गिवन इन ट्रायंगल ABC, given in triangle ABC DE parallel to BC, DE parallel to BC, in triangle ABC DE parallel to BC। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, ये प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रा डीएल परपेंडिकुलर ऑन ए, EF perpendicular on AD, EF perpendicular on AE, join BE and CF, BE and CD, join BE and CD. कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? ड्रा DL परपेंडिकुलर टू AE, AE लाइन में DL परपेंडिकुलर खींचे हैं, EF परपेंडिकुलर टू AD, ज्वाइन BE एंड CD, ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। अब देखते हैं इसका प्रूफ में देखो, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कंडीशन में AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूव करना है ना। तो पहले हम AD और DB जिस ट्रायंगल में शामिल है उन ट्रायंगल के एरिया पर विचार करते हैं। तो एक ट्रायंगल लेते हैं ADE और दूसरा लेते हैं DBE, ठीक है। तो लिखो इन ट्रायंगल ADE, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, D और BE, इन दोनों ट्रायंगल पर विचार करते हैं। ADE, हाँ, आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB ना, तो AD जिसमें शामिल है DB जिसमें शामिल है उन ट्रायंगल के एरिया पर विचार कर रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और DBE, तो क्या होता है फार्मूला? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है फार्मूला ना। यहाँ भी 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो 1/2 बेस क्या है इसमें? 1/2 बेस, जिसमें AD में देखो बेस AD है तो इसमें परपेंडिकुलर कौन खींचा है? EF। तो यहाँ पे लिख दो AD इंटू EF, और इसमें क्या होगा? 1/2 बेस क्या है? DB। तो इसमें DB में भी हाइट वही होगा EF लिख लो, EF ये हुआ। जैसे मान लो कोई आपसे कहता कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। अब बेस के लिए यूज करो BC, बेस के लिए यूज करना है BC को। तो BC को यदि बेस के रूप में यूज करोगे तब हाइट यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, BC को बढ़ाना पड़ेगा, तब ये BC बेस होगा तो ये हाइट हो जाएगी। तो जैसे मान लो आप DB को बेस के रूप में लेना है तो इस ट्रायंगल से यहाँ परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे इसमें है BC को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा। तो जब 1/2 बेस BC इंटू हाइट ये हो जाएगी, ठीक है। AD हाइट कहलाएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या होगा? कहलाएगी कि AC हाइट कहलाएगी? नहीं, AD कह रहा है, जो परपेंडिकुलर खींचा गया है वे कहलाएगा। तो बेस क्या होगा इसके लिए? BC होगा। 1/2 BC, जब राइट ट्रायंगल होता तब AC हाइट कहलाता। अब राइट ट्रायंगल तो है नहीं, ये राइट ट्रायंगल कहाँ दिख रहा है? दिखिन तो रहा कि ये क्या है? obtuse एंगल है। जब 90 डिग्री का एंगल होता तब ना कहलाता वे हाइट, इसलिए यहाँ से परपेंडिकुलर खींचना पड़ता हाइट के लिए। तो ये जब बेस BC होगा तो 1/2 क्या लिखेंगे? BC इंटू हाइट AD का उपयोग करेंगे। उसी प्रकार इसमें भी देखो, जैसे मान लो इसको DB को बेस के रूप में यूज करना है, तो DB को जब बेस के रूप में यूज करना है तो हाइट E से खींचा जाएगा ना, EF हाइट होगा और बेस DB होगा। तो वही तो लिखा गया 1/2 DB इंटू EF। और जब इस ट्रायंगल का, मान लो ये ट्रायंगल इस प्रकार का है, मान लो ट्रायंगल, और इसका बेस इंटू हाइट, तो क्या करना पड़ता है? यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे ऐसे, तो ये हाइट होगा और बेस BC होगा।
तो इसमें ये कंडीशन लगी है, यही वाली कंडीशन इसमें ADE में ई से परपेंडिकुलर खींचा गया है EF। तो बेस यदि AD है तो हाइट क्या होगी EF, तो वही लिखा गया है AD और EF। दो अलग अलग कंडीशन में ट्रायंगल बने हैं ना। तो यहाँ पे EF दोनों में हाइट है तो कट गया, 1/2 दोनों में है तो कट गया, तो बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू AD अपॉन DB बचा है। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, AD अपॉन DB। अब उस ट्रायंगल पर विचार करते हैं जिसमें AE और EC शामिल हैं। तो ये ट्रायंगल क्या है, AED लिख दो, एक लिख दो ECD, ECD। अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल AED अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD। तो क्या लिखोगे, 1/2 बेस इंटू बेस AE, बेस AE और हाइट क्या होगा DL, और यहाँ पे 1/2 बेस क्या है EC, और हाइट क्या है EL है, हाँ DL ही है। तो DL कट गया, 1/2 कट गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, तो क्या होगा AE अपॉन EC। ये इक्वेशन हो गया सेकंड, ठीक है ना। अब देखो हमको प्रूफ तो ये करना है AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो ये दोनों को इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों को इक्वल दिखाना पड़ेगा। यदि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया जाए तो क्या होंगे, राइट साइड भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। यदि इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड के इक्वल हो जाए तो राइट साइड भी इक्वल हो जाएगा। यही हमारा मकसद भी है प्रूफ करना, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। तो किसी तरह से हम ये कहें कि ये इसके इक्वल कैसे है, तो इसका देखो न्यूमरेटर देखो ADE है तो इसका न्यूमरेटर देखो AED है। ADE देखो ADE कहो चाहे AED कहो एक ही बात हुई ना। तो इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल है कि नहीं है, न्यूमरेटर तो सेम है। यदि ADE का एरिया 25 है तो AED का एरिया भी 25 है होगा। अब नीचे देखो DBE है, यहाँ देखो DBE और एक है ECD, तो ये दोनों एक ही बेस DE में कंटेन हैं। यदि हम DBE की बात करें और ECD की बात करें तो DE बेस में ये ट्रायंगल भी बना हुआ है और DE बेस में ये ट्रायंगल भी बना हुआ है, और DE और BC पैरेलल लाइन के बीच ये ट्रायंगल भी बना है, और BC और DE पैरेलल लाइन के बीच ये ट्रायंगल भी बना है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच बने दो ट्रायंगल एरिया में सेम होते हैं। 9th क्लास में थ्योरम थी, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन दो ट्रायंगल एरिया में सेम होते हैं। तो यहाँ देखो DE नहीं, मिड पॉइंट थ्योरम नहीं है ये, DE और BC के बीच ये दोनों ट्रायंगल कंटेन है कि नहीं, और सेम बेस DE में बने हैं। DE में ये ट्रायंगल भी बना है और DE में ये ट्रायंगल भी बना है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन होने की वजह से दोनों का एरिया क्या होगा, सेम। तो मान लेते हैं इस ट्रायंगल का एरिया DB का एरिया 75 है, तो क्या होगा DEC का एरिया भी क्या होगा 75। तो ऊपर वाले का 25 नीचे का 75, वहाँ भी ऊपर 25 75, तो क्या हो गया 1/3 1/3। तो दोनों रेशियो सेम हो गए कि नहीं हो गए, इधर ये इसके इक्वल हो गया, और जब ये इसके इक्वल हो गया तो ये भी क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर के इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम ट्रायंगल हैं। और इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वल क्यों है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है। दोनों ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच कंटेन है, इसलिए दोनों का एरिया सेम होगा। तो जब इसका न्यूमरेटर इसके न्यूमरेटर की इक्वल, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर की इक्वल, तो डिवाइड कर दो दोनों को, तो ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे आगे, इतना लिखने के बाद ये लिखोगे बट इक्वेशन सेकंड लिख लिए ना, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
AED। यहां लिख दो सेम ट्रायंगल, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, DBE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ECD, ECD। ये क्या होगा, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई 4, डिवाइडिंग। इसका रीजन क्या लिखोगे, बोथ लाइज बिटवीन सेम बेस एंड सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, both lies between same base and same parallel line, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ, डिवाइडिंग इक्वेशन थर्ड बाई फोर्थ, इक्वेशन फोर्थ, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED। कोई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ठीक है। तो ये हो गया क्या, डिवाइड करने से ये आ गया। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं इक्वेशन फर्स्ट से, AD अपॉन DB, और इसकी वैल्यू क्या निकाल चुके हैं इक्वेशन सेकंड से, AE अपॉन EC। तो यहाँ लिख दो AD अपॉन DB लिख दो, और यहाँ लिख दो AE अपॉन EC। या रीजन क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींचते हैं तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही है BPT। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल यदि कोई लाइन खींची जाए तो रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल खींची गई लाइन रिमेंस टू साइड को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वे दोनों पॉइंट उन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं। लिख चुके हैं। इसका कन्वर्स देखते हैं। इसका कन्वर्स ये है, देखो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC। अच्छे से इसको सुनो, इसको भी सबसे पूछते हैं। अभी वहां पर क्या लेकर चले थे, BC के पैरेलल लाइन खींचे थे DE, है ना। वहां BC के पैरेलल लाइन खींचे थे क्या, DE, ठीक है। तो प्रूफ किए थे, क्या प्रूफ किए थे, जो प्रूफ किए थे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ किए हैं। फाइनल रिजल्ट ये आया है। पर यहाँ क्या लेकर चलेंगे, जो प्रूफ किए हैं उसको लेकर चलेंगे। सुनो, एक लाइन DE AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इस प्रकार इंटरसेक्ट करती है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। तो प्रूफ करना है कि DE पैरेलल टू BC। जो लेकर चले थे तो उसको प्रूफ करना है यहाँ, और जो प्रूफ किए थे उसको लेकर चल रहे हैं, है ना। यदि किसी ट्रायंगल ABC में एक लाइन DE AB को पॉइंट D पर और AC को पॉइंट E पर इस प्रकार इंटरसेक्ट करती है, DE लाइन, कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC।
तब हमें प्रूव करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ये प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। तो इसको प्रूव करने के लिए हम मान लेते हैं कि डी ई पैरेलल नहीं है बी सी के। जैसे प्रूव करना है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो हम मान लें कि इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमको प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है, ये प्रूव करना है। तो मानकर क्या कहते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। तो जब ये मानकर चलें कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो गलत परिणाम में पहुंच जाएंगे। गलत परिणाम ये साबित करेगा कि हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो ये प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। तो मान लेते हैं कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है। तो जब डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है तो डी से होकर, सुनो, डी से होकर बी सी के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी, भले डी ई नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं वह लाइन क्या है, डी एफ है। वह लाइन क्या है, डी एफ है। डी एफ को मान लिए कि बी सी के पैरेलल है। तो जब डी एफ को मान लिया बी सी के पैरेलल है तो उसमें बी पी टी लग जाएगी। तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। क्या हो जाएगा, बी पी सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। ठीक है, आइए तो पहले से आपको दिया है ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, तो दिए है, ये तो दिए है ना। और जब मान लिए कि डी पैरेलल नहीं है बी सी के, तो डी से होकर के बी सी के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी। मान लेते हैं वह लाइन क्या है, डी एफ है। तो ए डी अपॉन बी पी टी से क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अब जब दोनों का लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, देखो दोनों का लेफ्ट साइड से ए एफ अपॉन एफ सी हो गया। यहाँ ए एफ अपॉन एफ सी ये हो गया ए एफ अपॉन एफ सी। और ये ए अपॉन ई सी तो पहले से दिया है ना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ये तो पहले से दिया है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अब दोनों का देखो लेफ्ट साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, तो क्या लिख दोगे, ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, अब दोनों पक्षों में 1 ऐड कर दो। तो दोनों पक्षों में 1 ऐड करना कहलाता है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो। ठीक है, यदि मान लो कहीं भी 2 बराबर है 4, 2 बराबर है 1 धन 2 के नहीं है, 1 धन 1 के, 2 बराबर है 1 धन 1 के, तो दोनों साइड में 1 जोड़ दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, तब भी सेम बना रहेगा। तो 3 बराबर 3 के नहीं, तो ये दोनों आपस में बराबर थे तो दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए, तो 1 ऐड कर देंगे तब भी बराबर बना रहेगा ना। तो इसके नीचे 1 लिख ले, इसके नीचे 1 एलसीएम लेते हैं, तो एफ सी 1 के एलसीएम एफ सी हुआ, तो यहाँ क्या आएगा ए एफ प्लस एफ सी। और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ई सी आएगा, यहाँ ए ई प्लस ई सी हो जाएगा कि नहीं। ए एफ और एफ सी जोड़ दो, ए एफ और एफ सी जोड़ दो तो ए सी बन जाएगा कि नहीं। तो ये हो गया ए सी अपॉन एफ सी। ए ई और ई सी जोड़ दो, ए ई और ई सी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ए सी। तो ए सी अपॉन ई सी हो गया, दोनों का ए सी कट गया दोनों साइड में है, तो 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 अपॉन ई सी। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या आ गया, ई सी, उल्टा कर दिए, एफ सी इज इक्वल टू ई सी। अब डायग्राम में देखो एफ सी और ई सी बराबर कहाँ है, नहीं है। कब तक नहीं है, जब तक एफ ई के ऊपर ना आ जाए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि गलत परिणाम आ रहा है, एफ सी ई सी के बराबर नहीं है डायग्राम में, लेकिन यहाँ एफ सी बराबर ई सी आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है डी ई बी सी के पैरेलल, लेकिन मान कर चले हैं कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो गलत परिणाम हमारी हाइपोथेसिस के कारण उत्पन्न हुई, ये एरर, रिजल्ट इन एरर ड्यू टू आवर हाइपोथेसिस। सो आवर हाइपोथेसिस इज रॉन्ग। ठीक है, दस डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो क्या मानना होगा कि मानकर चलें कि डी ई बी सी के पैरेलल नहीं है, तो डी से होकर बी सी के पैरेलल कोई ना कोई लाइन अवश्य होगी। मान लेते हुआ लाइन क्या है, डी एफ है, और जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो बी पी टी लग जाएगी इसमें। तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी इक्वेशन हो गया एक ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन इसी तो दिए है। तो दोनों को कंपेयर करने से क्या आ गया, ये आ गया, दोनों साइड में 1 ऐड कर दिए, ऐड करके एलसीएम ले लिए, तो क्या आ गया, दोनों साइड का न्यूमरेटर ए सी हो गया, तो ए सी कट गया, तो 1 अपॉन एफ सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो क्या हो गया, एफ सी बन जाए एफ सी और ई सी बन जाए ई सी। तो एफ सी इज इक्वल टू ई सी, और एफ सी इज इक्वल टू ई सी डायग्राम में है नहीं, तब तक नहीं हो सकता जब तक एफ ई के ऊपर ना आ जाए। इसका मतलब जब एफ ई के ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा, डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इसका मतलब जब डायग्राम में ऐसा है नहीं तो ये
क्या आ रहा है, रिजल्ट में गलती आ रही है। और गलती किस वजह से आ रही है, गलत मानने की वजह से। अतः हमारा मानना गलत है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स का थ्योरम क्या है, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यदि कोई लाइन से शुरुआत करना है, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के, यदि कोई लाइन थर्ड साइड को किसी ट्रायंगल की दो साइड को, किसी ट्रायंगल की को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को, किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वह लाइन थर्ड साइड के, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है वह लाइन थर्ड साइड के, यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। हाँ बताओ, यदि कोई लाइन सर कोई लाइन सर किसी ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल। बिल्कुल सही, आप बोलो। हाँ, यदि कोई लाइन यदि वो लाइन किसी ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल। यदि कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के साइड की पैरेलल होगी। पैरेलल होगी। आप बोलो। सर यदि कोई लाइन एक ट्रायंगल के दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। बिल्कुल सही, आप बोलो। यदि कोई ट्रायंगल की यदि कोई लाइन किसी ट्रायंगल की दो साइड को दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। यदि कोई लाइन ट्रायंगल के दो साइड को सेम रेशियो करेगा तो वो दूसरी लाइन के पैरेलल थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ठीक है, ठीक है, जाओ अब कल फिर बताएंगे इसको, इस पर आधारित क्वेश्चन कुछ बता देंगे ताकि एग्जाम में आने वाले आ जाएं। बीस तक में आप भी जमा कर देना अगले इंस्टॉलमेंट।